चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डाई ऑक्सीजन डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हमने ओजोन देखना है, फिर ओजोन के बाद सल्फर के एलोट्रॉप्स देखेंगे और सल्फर के कंपाउंड्स देखेंगे। ट्राई करेंगे कि आज ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टेस्ट में आना है आपको। अगर आज कंप्लीट नहीं होगा तो फिर जो भी बचेगा वो सैटरडे वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं ओजोन के साथ। ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज़ O3। ये क्या है? दिस इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एज डाई ऑक्सीजन, और थोड़ी सी ओजोन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वो किस फॉर्म में है? O2 की फॉर्म में, क्योंकि O2 जो है वो थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, ओजोन इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो O2 से ओजोन कैसे बनती है? ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल, वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस ऑन डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन पे जब यूवी रेडिएशंस गिरती हैं तो पार्ट ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू ओजोन। ये जो रिएक्शन रहता है, ये जो प्रोसेस रहता है, ये एंडोथर्मिक होता है। और एंट्रोपी चेंज इसका क्या होगा? देखिए, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम है। तो रिएक्टेंट साइड जैसे डिसऑर्डर ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड डिसऑर्डर कम हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज इसका क्या आने वाला है? नेगेटिव। तो आप ये समझते हो कि इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। मतलब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो जब तक आप एनर्जी डालोगे तब तक ओजोन बनेगी। तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। ओवरऑल अगर आप देखो, दिस टर्म विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स डेल्टा जी। तो डेल्टा जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो आने वाला है। ठीक है। ओजोन टू ऑक्सीजन की जो कन्वर्जन है दैट इज स्पॉन्टेनियस। ऑक्सीजन टू ओजोन की जो कन्वर्जन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब तक यूवी रेडिएशन इस पर गिरेंगी तब तक O2 से ओजोन बनेगी। तो ओजोन लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये आपको पता होना चाहिए। और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में डिप्लीट होती जा रही है। क्यों डिप्लीट होती जा रही है? बाय द यूज ऑफ CFCs। CFCs क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहले एज रेफ्रिजरेंट्स बहुत वाइडली यूज़ होते थे। अब इनका यूज़ थोड़ा डिस्करेज किया जाता है और थोड़े ज़्यादा सेफ ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं। आपके रेफ्रिजरेटर में, AC में जो गैस पड़ती थी पहले, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते थे, सच एज डाइक्लोरोमीथेन। और नाइट्रिक ऑक्साइड तो आपको पता क्या होती है? इट इज NO। तो ये दोनों गैसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं टू गिव यू NO2 एंड O2। ओजोन लेयर डिप्लीट होती रहेगी और NO2 तो वैसे भी आपको पता है कि पॉल्यूटेंट है। एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ कंबाइन करके आपको NO2 देगी और O2, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी और जो NO2 बनेगी दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करवाते हैं? ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में दिया हुआ है, क्लास 12 का जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर। जब फोटॉन्स गिरते हैं ना तो CCl बॉन्ड्स की, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की होमोलिटिक फिजन स्टार्ट हो जाती है। होमोलिटिक फिजन से क्या बनते थे? फ्री रेडिकल्स। ये Cl रेडिकल बनेगा, ये Cl रेडिकल
ओजोन के साथ कंबाइन करके O2 दे देगा एंड ClO रेडिकल। जैसे ओजोन मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करवा दिया टू गिव यू O2 एंड ऑक्सीजन एटम, दैट ऑक्सीजन एटम गेट्स एसोसिएटेड विद Cl रेडिकल टू गिव यू दिस। तो ये जो ClO रेडिकल है, थर्ड स्टेप इज दिस कि जो ClO रेडिकल है that disintegrates to Cl radical and oxygen atom, and fourth step is ClO radical combines with oxygen to give you Cl radical and O2. देखो थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, ये रेडिकल था, इस बॉन्ड की होमोलिटिक फिजन हो गई, क्या बनेगा, Cl रेडिकल बन जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हो जाएंगे, 6 रह जाएंगे। नॉर्मल ऑक्सीजन एटम बन जाएगा जिसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस ऑक्सीजन एटम इन द नेक्स्ट स्टेप कंबाइंस विद ClO रेडिकल, जो कि आपने स्टेप 2 में बनाया था। तो स्टेप 2 वाले जो ClO रेडिकल हैं कुछ स्टेप 3 में डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे और कुछ स्टेप 4 में रिएक्ट कर जाएंगे विद दिस नेसेंट ऑक्सीजन एटम। अब ठीक है, यह अभी भी डाउट बचा है। जो रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस। ऑक्सीजन से ओजोन की कन्वर्जन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ओजोन से O2 की कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है। फोर्थ स्टेप में ये हुआ कि ClO रेडिकल की फिर से जैसे होमोलिटिक फिजन हो गई, क्या बनेगा आपके पास, Cl रेडिकल बनेगा एंड ऑक्सीजन एटम। ये जैसे डिसइंटीग्रेट कर रहा है टू गिव यू Cl रेडिकल एंड O, दिस O विल रिएक्ट विद दिस O, दो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल आपको दे देंगे। CF2 रेडिकल जैसे खुद के साथ डायमराइज कर जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, तो लेबोरेटरी में अगर आपने ओजोन को प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से करते हो, आप O2 को पास करवाते हो थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसमें से ऑक्सीजन को पास करवाया जाता है। सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट्स टू कन्वर्ट टू ओजोन। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जिसमें कि जब आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, 2 इलेक्ट्रोड्स को पास पास लेके आओगे, यू हैव टू इंश्योर नो स्पार्किंग टेक्स प्लेस, कोई भी स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाने पे O2 गैस विल स्टार्ट टू कन्वर्ट टू ओजोन, मतलब अ पार्ट ऑफ O2 विल कन्वर्ट टू ओजोन, अराउंड 10% ओजोन आपको मिल जाएगी। जो मिक्सचर आएगा आपके पास जिसमें कि 10% ओजोन है एंड रिमेनिंग इज O2, दिस मिक्सचर विल बी नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अगर आप ओजोन को सेपरेट करना चाहते हो तो ओजोन का मोलर मास ज़्यादा होगा देन O2। वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओजोन में ज़्यादा होंगी, तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो ये पहले लिक्विफाई कर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा ठंडा करके ओजोन को लिक्विफाई कर लोगे, O2 इन द गैशियस फॉर्म सेपरेट हो जाएगी। ये तो हमने देख ही लिया है कि O2 से जो ओजोन की कन्वर्जन है थर्मोडायनेमिकली वो फीजिबल नहीं है, अपने आप से नहीं होगी, तो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। या तो आप यूवी रेडिएशन उस पर डालोगे या लेबोरेटरी में आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हो। और डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज +142 किलो जूल पर मोल। वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अगर स्पार्किंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो ओजोन फिर से डिकम्पोज कर जाएगी टू गिव यू डाई ऑक्सीजन। ठीक, ये जल्दी से नोट कर लो। लेबोरेटरी में अगर आपने ओजोन से ऑक्सीजन से आपने ओजोन प्रिपेयर करनी है तो यू हैव टू पास साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट एनी स्पार्किंग। ये एक इलेक्ट्रोड ली, ये एक इलेक्ट्रोड ली, यहाँ बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया दोनों में। ऑक्सीजन पास करवाओगे ना यहाँ से तो कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जो मिक्सचर मिलेगा दैट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। डन। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें ओजोन की। तो ओजोन जो है दैट इज अ पेल ब्लू गैस। स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस में हार्मलेस है बिल्कुल, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन इसकी एयर में ज़्यादा हो जाएगी, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन राइजेज अबव 100 ppm, 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, ब्रीदिंग विल बिकम अनकम्फर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नोजिया। हेडेक होना शुरू हो जाएगा, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। ओजोन को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो ऑयल ऑफ सिनेमन में, ये ध्यान रखना है आपने। यूडियोमेट्री में भी पढ़ा होगा, ओजोन को ऑयल ऑफ सिनेमन में एब्जॉर्ब करवाते हो। O2 को पायरोगेलॉल में, अल्कलाइन पायरोगेलॉल। ये लास्ट सेशन में भी बता रहा था मैं आपको। ओजोन विल बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑयल ऑफ सिनेमन। एंड आउट ऑफ O2 एंड ओजोन, O2 थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है ऑक्सीजन की, ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो O2 से ओजोन बनाना बहुत मुश्किल है, ओजोन से O2 बनाना इजी है, अपने आप से बन जाएगी। सिंस ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, इट्स decomposition will result in the liberation of heat and increase in entropy। जब ओजोन डिकम्पोज करेगी 2 moles of ozone will give you 3 moles of dioxygen। This reaction will be exothermic, डेल्टा H नेगेटिव आएगा। और एंट्रोपी चेंज क्या होगा इसका? एंट्रोपी चेंज विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो एंट्रोपी बढ़ रही है और हीट रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन इज हाईली स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओजोन पहले लिक्विफाई कर जाएगी, ओजोन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है ना। O2 जैसे ज़्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू ओजोन। तो ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल हैं। प्योर ओजोन जो है दैट इज़ अ पेल ब्लू गैस, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस में बिल्कुल हार्मलेस है,
कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 ppm के ऊपर जाएगी, जो ब्रीदिंग होगी वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, नोजिया होना शुरू हो जाएगा। ओजोन को आप एब्जॉर्ब करवाते हो ऑयल ऑफ सिनेमन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। और ओजोन और O2 के कंपैरिजन में ओजोन अनस्टेबल है, O2 स्टेबल है। तो ओजोन टू डाइऑक्सीजन की कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है। जब ओजोन से डाइऑक्सीजन बनाओगे बहुत सारी हीट मिलेगी और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, सिंस आप लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल से ज़्यादा नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बना रहे हो। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ किए हैं, क्या आएगा, ऐसे बेंट स्ट्रक्चर आता है। दो लोएस्ट स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो इसके, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो ओजोन ना इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी ना इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ये हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। और हाइब्रिड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो साइड वाले ऑक्सीजन एटम्स के साथ ना प्योर सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना प्योर डबल बॉन्ड बना रहा है। ईच ऑफ द टू बॉन्ड्स विल हैव सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और दोनों बॉन्ड लेंथ कंप्लीटली आइडेंटिकल आएंगी। ये आपका हाइब्रिड है। These are the canonical forms। हाँ, जब आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हो तो आपके पास अराउंड 10% ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ही मिलती है। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बनाना। अब क्यों नहीं हो सकता ऐसा, आप रीज़न बताओ। ओ सिंगल बॉन्ड ओ बहुत ज़्यादा वीक होता है, और ऊपर से एंगल स्ट्रेन कितना ज़्यादा है। ओ सिंगल बॉन्ड ओ बहुत ज़्यादा वीक होता है क्योंकि वही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज़्यादा होती है, और ऊपर से फिर एंगल स्ट्रेन है। ये ऑक्सीजन है, कार्बन थोड़ी ना है। आप इतना मानते हो ना, सी सिंगल बॉन्ड सी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू ओ सिंगल बॉन्ड ओ। तो कार्बन ही इतनी मुश्किल से ये साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग बनाता है, 3 मेंबर्ड रिंग कार्बन ही कितनी ज़्यादा मुश्किल से बनाता है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ से बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना। ये ऑर्गेनिक में करेंगे अभी कि रिंग स्ट्रेन आ जाता है ना साइक्लोप्रोपेन में, क्योंकि अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो साइक्लोप्रोपेन में, वो sp3 आती है। sp3 की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं दोज शुड बी एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। बट जब आप साइक्लोप्रोपेन बनाते हो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, एक्चुअल में बॉन्ड एंगल 60 डिग्रीज आता है। तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, ऑर्बिटल्स रहना चाहती हैं 109 डिग्रीज 28 मिनट्स पे, और आपने एंगल कम करके 60 डिग्री कर दिया है। तो ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड फील कर रही होंगी, ओपन अप होने की टेंडेंसी रहती है उनकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन, ओजोन बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो आप समझ सकते हो क्यों है ऐसा। ओजोन आपको डिकम्पोज करके क्या दे देगा, O2 दे देगा एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण आपको ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखने को मिलेगा। तो ओजोन इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन कैन ऑक्सीडाइज ब्लैक लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड जो होता है ना वो ब्लैक होता है, वैसे भी जितने भी सल्फाइड्स होते हैं ना दोज आर मोस्टली ब्लैक इन कलर। तो लेड सल्फाइड को ओजोन ऑक्सीडाइज कर देता है टू गिव यू लेड सल्फेट विच इज वाइट इन कलर। पीबीएस लिया आपने, ओजोन उसमें से पास करवा दी, ओजोन बेसिकली ब्रेक होके आपको क्या दे देगी, O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज दिस लेड सल्फाइड। अब लेड सल्फाइड में किसको आप ऑक्सीडाइज करवाओगे, लेड इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है -2 से सीधा +6 में, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 मिल जाएगा और ये O2 एज इट इज़ आपको साइड में मिल जाएगी। ओके, सल्फर आपका ऑक्सीडाइज हुआ है फ्रॉम -2 टू +6 और रिड्यूस कौन हुआ है? ये नेसेंट ऑक्सीजन जो कि पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी वो -2 में चली जाएगी। अब ओजोन को एस्टिमेट करने के लिए, ओजोन की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए, लेट्स से किसी रिएक्शन में कितनी ओजोन बनी है वो डिटर्मिन करने के लिए हम ओजोन को रिएक्ट करवाते हैं विद KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। आयोडाइड विल गेट ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, आयोडीन लिबरेट होती है इस रिएक्शन में, जिसको कि आप फर्दर एस्टिमेट कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट हाइपो सॉल्यूशन जो कि आपका सोडियम थायोसल्फेट रहता है। अब ये रिएक्शन क्या होता है, पूरी कहानी क्या रहती है इसमें? आपने ओजोन गैस ली जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KI सॉल्यूशन में डाल दिया उसको, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत इजीली टू गिव यू आयोडीन, I2 लिबरेट हुई, साथ में वाटर वगैरह तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है इसको एस्टिमेट करने के लिए आप ऐड करते हो हाइपो सॉल्यूशन, आयोडीन को इस हाइपो सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन से पास करवा दोगे, आपको मिलता है सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट। ये रिएक्शन आपने पहले भी बहुत बारी पढ़ी होगी, ये याद रखना। आयोडीन की एस्टिमेशन के लिए हम हाइपो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जो कि आपका सोडियम थायोसल्फेट रहता है। सल्फर ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस होगा? आयोडीन 0 से -1 में चला जाता है, आयोडीन रिड्यूस होता है इसमें। ठीक है, तो जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो यूज होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 पिछली वाली रिएक्शन में लिबरेट हुए होंगे। जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 लिबरेट हुए हैं पिछली रिएक्शन में उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ओजोन आपके पास आपने पहले कहीं किसी और रिएक्शन से ऑब्टेन किए होंगे। ओजोन ने ऑक्सीडाइज किया KI सॉल्यूशन को, आयोडीन लिबरेट हुई, आयोडीन को मेजर करने के लिए आपने हाइपो सॉल्यूशन यूज किया, हाइपो सॉल्यूशन कंज्यूम हुआ और रिएक्शन क्या हुई? I2 आयोडाइड में चला गया और सोडियम थायोसल्फेट सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ओजोन को हम एस्टिमेट करते हैं। लेड कभी भी +4 में नहीं जाता, लेड +4 में खुद बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेड Pb2 पॉजिटिव से कभी भी +4 में नहीं जाएगा। ओजोन जब भी अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाएगी ना, इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केसेस हमेशा साथ में डाई ऑक्सीजन लिबरेट होती है। मतलब जो भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आपको ओजोन का देखने को मिलेगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, और O2 साइड में आपको मिलेगी ही मिलेगी, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। वो केसेस भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना देख लीजिए। पहली वाली रिएक्शन में आपने इतना ध्यान रखना है कि लेड +2 से +4 में नहीं जाएगा। ओजोन जो कि एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी लेड को +2 से +4 में लेके नहीं जा सकता।
ये रिएक्शंस तो क्लियर है। देखो, ओजोन को जब आपने एस्टिमेट करना है, ओजोन की अमाउंट डिटर्मिन करनी है, आप उसको एक के आई सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर दोगे, स्टैंडर्ड के आई सॉल्यूशन के साथ। आयोडीन लिबरेट होगी, I2 वेपर्स उसमें से लिबरेट होंगे। आपने उन आयोडीन वेपर्स को फिर हाइपो सॉल्यूशन से पास करवा देना है। हाइपो सॉल्यूशन जितना भी यूज़ होगा वो आपको पता लग जाएगा। तो जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो यूज़ हुए हैं वो आपको पता है। तो उससे आप ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 निकाल लोगे और उससे आप ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ओजोन निकाल लोगे। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। बहुत सारी रिएक्शंस हैं आप लोगों के लिए। फेरस सल्फेट आपने लिया है, ओजोन के साथ उसको ट्रीट कर दिया। ओजोन क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेरस को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, फेरिक में। आपके पास क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट। पहले सुन लो, बाद में नोट कर लेना। अगर किसी का रह भी जाएगा कुछ नोट करने वाला, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप फिर बाद में अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मैं क्लास में अभी आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, हर बार की तरह। तो फेरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगी। साथ में आपको O2 मिलेगी, वाटर मिलेगा। बस ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं मैं कर रहा। फेरस बेसिकली जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो +3 में चला गया है। ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इट विल कम आउट टू बी +2। फेरस इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और आपको मिलेगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6। साथ में O2, साथ में KOH। ऐसे ही होगा। पोटेशियम को किसी के साथ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो वाटर में पोटेशियम कहाँ जाएगा, KOH ही तो बनाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं तो आप स्केलेटल इक्वेशन लिख के वो बैलेंस करके देख लो, अपने आप से KOH आ जाएगा। दिस इज पोटेशियम फेरिसाइनाइड। फिर K2MnO4। K2MnO4 होता है पोटेशियम मैंगनेट। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कीजिए, दैट विल कम आउट टू बी +6। अब आप इतना समझते हो कि KMnO4 खुद बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब KMnO4 प्रिपेयर करवाना भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ना फिर। तो KMnO4 को प्रिपेयर करवाने के लिए हम ओजोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैंगनीज को +6 से +7 में ले जाएगा। +7 में क्या बनेगा, पर मैंगनेट आयन। ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, O2 साथ में निकल जाएगी। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन आएगा। ये हम पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रेपरेशन में दोबारा से रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन में फेरस ऑक्सीडाइज हो गया फेरिक में। नेक्स्ट रिएक्शन में भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो कॉम्प्लेक्स था उसमें आयरन वॉज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओजोन ने आयरन को +2 से +3 तक ऑक्सीडाइज कर दिया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरिसाइनाइड आपको मिल गया। और लास्ट वाली रिएक्शन में पोटेशियम मैंगनेट से आपको पोटेशियम पर मैंगनेट मिल गया।
कर लो ये नोट पहले। ये ना आपको मीडियम को एसिडिफाई करना पड़ता है। अल्कलाइन मीडियम तो आप फेरस आयन के साथ या फेरिक आयन के साथ ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर थोड़े से भी OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में होंगे ना तो फेरिक हाइड्रोक्साइड विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। स्पेरिंगली सॉल्युबल रहता है ना वो। तो ये आप नोट कर लीजिए। अल्कलाइन मीडियम में OH नेगेटिव आयंस होंगे, तो OH नेगेटिव आयंस फेरिक आयंस के साथ एसोसिएट होके फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। अच्छा, थायोसल्फेट और टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर ये रहता है। दिस इज थायोसल्फेट आयन, और टेट्राथायोनेट होता है ये। थायो लिंकेजेस आ गई ना इसमें। ये भी आपने लास्ट ईयर रिडॉक्स में पक्का से पढ़ा होगा। दिस सल्फर हैज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस सल्फर हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस सल्फर की भी 0 है और इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। डन। K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कैसे आई +2? आप देखिए पोटेशियम की तो कितनी होती है, X मान लेते हैं इसको फिर। पोटेशियम की कितनी होती है? 4 होती है, मतलब +1 होती है और 4 पोटेशियम एटम्स हैं आपके पास। और आयरन की कितनी होगी? आयरन की X है। Cn की क्या होगी? साइनाइड आयन होता है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व भी क्या ही करना है, ये दिख रहा होगा आपको कि X अपने आप से कितना आएगा। इट विल कम आउट टू बी +2। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम आयोडीन लें और ओजोन पास करवा दें आयोडीन के सॉल्यूशन से, या मॉइस्ट आयोडीन ले लो, तो आयोडीन विल गेट ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड नहीं, आयोडिक एसिड। मतलब आयोडीन 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक चला जाएगा। साथ में आपको क्या मिल जाएगा? O2। यही अगर आप सल्फर लेते, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा ओजोन से। सल्फर 0 से +6 में चला जाएगा। +6 में क्या बनाता है? H2SO4। प्लस O2 मिल जाएगी। फॉस्फोरस अगर आप लेते हो और ओजोन गैस पास करवाते हो तो यू विल गेट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है फॉस्फोरस की, दैट इज +5। तो ओजोन जैसे हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर रहा है नॉन मेटल्स को, और आयोडीन को नहीं करेगा। आयोडीन 0 से +7 में नहीं जाता, +5 तक ही ऑक्सीडाइज होता है कंफर्टेबली। +7 में आयोडीन क्या बनाता है? पर आयोडिक एसिड बनाता है HiO4, जो कि खुद में बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और सिमिलरली जैसा फॉस्फोरस वैसा आर्सेनिक सेम ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो यू विल गेट H3AsO4 आर्सेनिक एसिड मिल जाएगा। तो रिएक्शंस देखने में आपको ज़्यादा लग सकती हैं बट इतनी मुश्किल नहीं है। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज आर्सेनिक एसिड। तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करवा दिया है टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सबको हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। फर्स्ट रिएक्शन का रिडक्शन हाफ क्या होगा, देखिए O3 में O2 + O है, जो भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो तो नेसेंट ऑक्सीजन करवा रहा है, O2 बस एज इट इज स्पेक्टेट कर रहा है, वो आपको प्रोडक्ट साइड दिख ही रहा है एज इट इज। तो अगर मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन को 2 हाफ्स में लिखूं, जो जो ऑक्सीडेशन हाफ आएगा दैट विल लुक लाइक दिस। जो रिडक्शन हाफ आएगा वो ये आएगा कि नेसेंट ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स लेके और ऑक्साइड आयंस आपको दे रही है। तो ये जो ऑक्साइड आयंस आपको रिडक्शन हाफ में दिख रहे हैं ये HiO3 बनाने में यूज हो जाएंगे। देखो आयोडीन अगर पहली रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी को तो रिड्यूस होना पड़ेगा। कौन रिड्यूस होगा? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन आपकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी ना, ऑक्सीजन एटम पड़ा है एक खाली, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो ही होगी। वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, कोई चार्ज है उस पर नहीं है, तो ये रिड्यूस होगी टू गिव यू ऑक्साइड आयन। ये रिडक्शन हाफ रहेगा। देखो जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, मतलब जो हम नॉर्मली केमिकल रिएक्शन से नहीं बना सकते, तो उनको हम प्रिपेयर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। जैसे KMnO4 है, KMnO4 को हम ओजोन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट आयन। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे KMnO4 में। अब जैसे HiO4 है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप उसको किसी नॉर्मल रिएक्शन से या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके प्रिपेयर नहीं ना कर पाओगे, तो आप फिर इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेते हो तब। अब टेलिंग ऑफ मरकरी। देखो आप मरकरी थर्मोमीटर्स को ओजोन के एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या रहता है? मरकरी आप थर्मोमीटर्स में क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या रहती है। एक तो उसका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आता है वो लीनियर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो एक्सपैंड करता है लीनियरली। दूसरा रीज़न क्या रहता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि वो ग्लास की वॉल्स के साथ स्टिक नहीं करता। क्योंकि अगर ग्लास की वॉल्स के साथ वो स्टिक करना शुरू कर देगा तो आप रीडिंग ही प्रॉपरली नहीं ले पाओगे उसकी। तो आप क्या करते हो, अगर ओजोन के एनवायरनमेंट में मरकरी थर्मोमीटर्स को यूज़ करोगे तो मरकरी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा बाय ओजोन टू गिव यू मर्क्यूरस ऑक्साइड। ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है ये ग्लास की वॉल्स के साथ स्टिक करना शुरू कर देगा और फिर आपको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो प्योर मरकरी जो होता है दैट इज़ अ मोबाइल लिक्विड एज यू ऑल नो, बट जब इसको आप कांटेक्ट में लेके आते हो ओजोन के साथ, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, फ्लूइडिटी इसकी कम हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट टू स्टिक टू द ग्लास सरफेस। और ग्लास सरफेस के साथ स्टिक करता करता ये एक टेल छोड़नी शुरू कर देता है, अपनी एक पूंछ सी बनानी शुरू कर देता है, फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ टेल ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड इन मरकरी। दोबारा से देखिए, ये टेलिंग ऑफ मरकरी फिनोमेना क्या होता है कि जब आप मरकरी को ओजोन के कांटेक्ट में लेके आओगे, मरकरी नहीं तो क्या करता है, इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ये जहाँ जहाँ से भी मरकरी ड्रॉप निकलती है ग्लास के ऊपर से, वो कोई मार्क नहीं छोड़ती, स्टिक नहीं ना करती ग्लास की सरफेस के साथ। बट जब आप ओजोन के साथ उसको रिएक्ट करवा दोगे तो कुछ मरकरी मर्क्यूरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मर्क्यूरस ऑक्साइड स्टार्ट्स टू स्टिक टू द ग्लास सरफेस,
ग्लास सरफेस के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा और एक टेल छोड़नी शुरू कर देगा। तो इसी फिनोमिना को टेलिंग ऑफ मरकरी कहा जाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों ने। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ ओजोन। यूजुअली ये जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस आप करवाते हो वो वाटर में ही होती है, वाटर को ही आप एज अ मीडियम लेते हो, क्योंकि ये जो सारी रिएक्शंस हैं इसमें देखिए क्या इन्वॉल्व रहते हैं, या तो आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व रहते हैं या पोलर कोवलेंट कंपाउंड इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये किस सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे? वाटर में डिजोल्व करेंगे ना। तो वाटर ही जैसे आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर में ही मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते टेलिंग ऑफ मरकरी में कि थर्मोमीटर बिल्कुल ही सील्ड होता है। देखिए फिर भी कुछ ना कुछ ओजोन के एटम्स डिफ्यूज कर सकते हैं ना थ्रू द बल्ब। नेक्स्ट देखते हैं, अब वो एक्सेप्शनल बिहेवियर देखते हैं जब होल ऑफ द ओजोन विल गेट यूज्ड। अभी तक हम क्या देख रहे थे, वो रिएक्शंस, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में यही होगा कि ओजोन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगी। जो भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अभी तक देखने को मिल रहा था वो इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण देखने को मिल रहा था। O2 एज इट इज आपको प्रोडक्ट साइड मिल जाती थी। बट इन दीज टू रिएक्शंस, इन दीज टू वेरी स्पेसिफिक केसेस, होल ऑफ द ऑक्सीजन विल गेट कंज्यूम्ड। तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम्स यूज हो जाएंगे। जैसे SO2 में आपने ओजोन डाल दी, इन दो गैसेस को मिक्स कर दिया, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और +6 में आपको क्या देगा? ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगी और साथ में आपको O2 नहीं मिलेगी। सल्फर जा रहा है +4 से +6 में, और ओजोन जो कि 0 में थी वो जाएगी -2 में। सिमिलरली इन द नेक्स्ट रिएक्शन, SnCl2 और HCl के सॉल्यूशन में जब आप ओजोन पास करवाओगे तो 10 आपको पता है 10 ऑक्सीडाइज हो सकता है। 10 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। +2 शो करेगा और +4 शो करेगा। तो 10 +2 से +4 बहुत इजीली चला जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +2 भी शो करता है, बट +4 में जैसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो 10 को आप +2 से +4 में बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो। और ओजोन क्या करेगी? ओजोन खुद रिड्यूस हो जाएगी। 10 विल गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +4। +4 में वो क्या बनाएगा? SnCl4 प्लस वाटर। दैट्स इट। कोई O2 नहीं मिल रही है यहाँ पे हमें। होल ऑफ द ओजोन विल गेट कंज्यूम्ड। वैलेंस फैक्टर यहाँ पे ओजोन का हम क्या लेंगे इस रिएक्शन में? 2 नहीं लोगे, 6 लोगे। 6 लेना पड़ेगा आपको। आप ये देखो, सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे वो किस में चले गए हैं? -2 में चले गए हैं। तो वैलेंस फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन विल बी 6। फर्स्ट वाली रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत आसानी से। लो, हो गई बैलेंस फर्स्ट वाली रिएक्शन, कुछ मुश्किल ही नहीं है। सॉरी, ये एक ऑक्सीजन एटम 1/3, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ही तो करने थे आपने। यहाँ पे भी वैलेंस फैक्टर विल कम आउट टू बी 6। और पिछले हमने जितने भी केसेस किए हैं, देखो साथ में O2 लिबरेट हो रही थी, तो ओजोन में जो O2 वाले एटम्स हैं वो तो एज इट इज निकल जा रहे हैं। सिर्फ ये जो नेसेंट ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये 0 से -2 में जा रहा है। तो इन सारे केसेस में वैलेंस फैक्टर फॉर ओजोन विल कम आउट टू बी 2। और इन दो केसेस में वैलेंस फैक्टर विल कम आउट टू बी 6 सिंस
whole of the ozone is getting used up. ये दो केसेस आपने दिमाग में रखने हैं, मेमोराइज करना है इन्हें. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर. ब्लीचिंग एक्शन. देखो जो ओजोन है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन. ओजोन क्या करती है? इट ब्लीचेस वेजिटेबल कलरिंग मैटर. जैसे आपके पास कुछ कलर्ड इम्प्योरिटीज हैं जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है. अगर आप इन्हें ऑक्सीडाइज कर दोगे तो ये कलरलेस टर्न हो जाएंगी. तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए हम ओजोन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं. जैसे आप नेसेंट ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से भी ऑब्टेन कर सकते हो, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, या आप ओजोन से भी ऑब्टेन कर सकते हो. ठीक है. तो द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन विल बी बिकॉज ऑफ इट्स नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन. And it will be used for those substances which in reduced form are colored and in oxidized form are colorless. ऐसे H2O2 का भी ब्लीचिंग एक्शन रहता है ना, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के कारण रहता है. फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स. ये आपने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स में किया होगा. हम फिर क्लास 12th की ऑर्गेनिक में भी करेंगे कि जब आप एल्कीन्स में ओजोन ऐड करवाते थे, बहुत कोल्ड कंडीशन पे रिएक्शन आपको करवाना पड़ता था ना, ओजोनाइड्स बनते थे. ऐसे झोंपड़ी पक्का बनाई होगी आप लोगों ने. तो ये ओजोनाइड्स होते थे जिनको आप डीकम्पोज करवा लेते थे यूजिंग जिंक डस्ट. और इसको डीकम्पोज करवाने पे आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते थे, एल्डिहाइड्स कीटोन्स मिलते थे. ऐसे वाई टाइप ऑफ क्लीवेज हो जाती थी. ये नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाती थी इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक की वेट करना. तो ये जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती थी, ये हम यूज़ करते थे टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड. या एल्काइंस में भी आप करवा सकते थे ओजोनोलिसिस. ये भी दो टाइप की होती थी, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव. तो वो सारी जो चीज़ें ऑर्गेनिक की हैं. मेन पॉइंट बस इतना है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखेगा ना, वहाँ पे ओजोन ऐड आपने करवा देनी है. ऐसे ये झोंपड़ी बना देनी है. फिर उसके बाद इसको डीकम्पोज करवा देना है. नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगी एंड यू विल गेट कार्बोनिल्स. एक फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया है एक फॉर्मेल्डिहाइड इस केस में, साथ में ये कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा. तो ये तो पक्का से पढ़ा होगा. अब यूजेस देखते हैं ओजोन के. यूजेस ऑफ ओजोन. इट इज़ यूज्ड एज अ जर्मिसाइड. जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए. डिसइंफेक्टेंट रहता है, वाटर को स्टरलाइज करता है. यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस. ब्लीचिंग करवाते हो आप ऑयल्स की, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च और वेजिटेबल मैटर की, डेलिकेट फैब्रिक्स की ब्लीचिंग इससे करवाई जाती है. और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता ही है. और ये आप यूज़ करोगे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4.
ओके, तो ये यूजेस आप लिख लेना, बाद में मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। फिर हम आते हैं सल्फ़र पे। अब सल्फ़र बहुत सारी एलोट्रॉपिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं इसकी, वो है रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र। एक जो रोम्बिक सल्फ़र है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फ़ा सल्फ़र। जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है दैट इज़ बीटा सल्फ़र। पहले रोम्बिक डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। इसके अलावा कुछ एमॉर्फस फॉर्म्स भी होती हैं और फॉर्म्स भी होती हैं सल्फ़र की, बट वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। बीटा सल्फ़र आपकी मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फ़र थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, बीटा सल्फ़र कम स्टेबल फॉर्म है। रोम्बिक सल्फ़र को ऑब्टेन कैसे किया जाता है? देखिए, जो आप सल्फ़र ऑब्टेन करते हो, सल्फ़र आप ना वॉल्केनिक रीजन से ऑब्टेन कर लेते हो, वो मोल्टन फॉर्म में होता है। मोल्टन फॉर्म से आप उसको सॉलिडिफाई करते हो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में, ऐसे रोल्स बना लेते हो उसके, जैसे चौक टाइप रोल्स बने हुए हैं ना यहाँ पे, इसको हम रोल सल्फ़र बोल देते हैं। ये वैसे जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बस टर्म गिवन है ये। जब हम सल्फ़र ऑब्टेन करते हैं मोल्टन फॉर्म में, उसको सॉलिडिफाई करवा लिया जाता है ऐसे सिलेंड्रिकल फैशन में, सिलेंड्रिकल कास्ट में डाल के सॉलिडिफाई करके इस तरीके के रोल्स ऑब्टेन कर लेते हैं। इस रोल सल्फ़र से फिर हम रोम्बिक सल्फ़र या अल्फ़ा सल्फ़र प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से? इस रोल सल्फ़र को आप डिज़ोल्व करवा लेते हो कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये रोल सल्फ़र को डिज़ोल्व कर लेगा। और फिर आप क्या करते हो, आप इस सॉल्यूशन को वेपराइज करवाना शुरू कर देते हो। जो भी सॉल्वेंट होता है, जो भी कार्बन डाइसल्फाइड होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है, वो वेपराइज हो जाएगा। ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन, आपके पास जो नीचे क्रिस्टल्स बनेंगे वो रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं। ये देखिए, ऑक्टाहेड्रल शेप आपको दिख रही है। तो ऐसे क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं। रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर हो, जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स होंगे दोज विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। और ये S8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे ये डिफरेंट वर्टिसेस पे रहें, ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओवरऑल आपको ऐसे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। अब रोम्बिक सल्फर की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? देखो, येलो इन कलर, सल्फर वैसे ही येलो इन कलर होता है। रोम्बिक सल्फर विल बी येलो इन कलर। मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये देखना है आपने कि मोनोक्लिनिक से कम होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। जो सल्फर होगा, अल्फा सल्फर होगा, दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। मोनोक्लिनिक भी पानी में डिजोल्व नहीं करता है, बट इट डिजोल्व्स इन सम नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, एल्कोहल, ईथर। पार्शियली डिजोल्व करेगा बेंजीन, एल्कोहल या ईथर में, बट इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। अब जो रोम्बिक सल्फर है दैट इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन। अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर को अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा समय तक हीट करते हो, अबव 369 केल्विन, तो इट स्टार्ट्स टू ट्रांसफॉर्म टू बीटा सल्फर। सिमिलरली, अगर आप बीटा सल्फर को 369 केल्विन के बिलो हीट करोगे तो वो अल्फा सल्फर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 369 केल्विन टेम्परेचर रहता है, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाए। और अल्फा और बीटा सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर रहता है दैट इज 369 केल्विन। अल्फा सल्फर इसके नीचे नीचे स्टेबल है, बीटा सल्फर इसके ऊपर ऊपर स्टेबल है।
तो सल्फ़र की मेनली दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी में भी ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है। अल्फ़ा सल्फ़र है, बीटा सल्फ़र है। अल्फ़ा सल्फ़र को आप रोम्बिक सल्फ़र भी बोलते हो, बीटा सल्फ़र को आप मोनोक्लिनिक सल्फ़र भी बोलते हो। जो रोम्बिक सल्फ़र है, जो अल्फ़ा सल्फ़र है, उसके ऐसे ऑक्टाहेड्रल शेप्ड क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं। प्रिपेयर इसको किस तरीके से करवाया जाता है? रोल सल्फ़र को आप कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व करवाओगे और फिर सॉल्यूशन को वेपराइज करवा दोगे, इवेपोरेट करवा दोगे, सॉल्वेंट निकल जाएगा उसमें से। सल्फ़र के क्रिस्टल्स जो आपके बनेंगे वो रोम्बिक सल्फ़र के क्रिस्टल्स होंगे। ये जो रोम्बिक सल्फ़र है ये येलो इन कलर है, पानी में इनसॉल्युबल है, डिज़ोल्व करता है बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में पार्शियली, कार्बन डाइसल्फाइड में रेडिली सॉल्युबल है और 369 केल्विन के बिलो स्टेबल है। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। और ये जो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, एसिड सल्फर एटम्स का मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट कैसा होगा, वो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर रहता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोल सल्फर कुछ भी नहीं है। सल्फर को आप मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन करते हो, किसी भी तरीके से करते होगे। सल्फर के सोर्स से आपने ऑब्टेन किया है, मोल्टन फॉर्म में आपके पास सल्फर है। उसको जब आप सॉलिडिफाई करवाते हो तो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में सॉलिडिफाई करवा लेते हो, और ये जो सल्फर के सिलेंडर्स बनेंगे इसको आप रोल सल्फर बोलते हो। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में सल्फर को क्यों सॉलिडिफाई किया जाता है? वो कमर्शियल प्रोसेस है। बीटा सल्फर 369 केल्विन के ऊपर स्टेबल है और अल्फा सल्फर 369 केल्विन के बिलो। और थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली कौन सी होगी? मतलब 300 केल्विन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? अल्फा सल्फर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए वैसे कि अल्फा सल्फर इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म। मेरे एंड से तो सब ठीक लग रहा है वैसे। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिर मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको कि आप बीटा सल्फर भी बोलते हो। अल्फा सल्फर के केस में ऐसे आपको ऑक्टाहेड्रल शेप्ड क्रिस्टल्स मिलते थे, इस केस में आपको ऐसे नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं। ऐसे लंबे लंबे क्रिस्टल्स मिलते हैं आपको। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। तो ये जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर के क्रिस्टल्स होंगे, और जो अल्फा सल्फर के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे ऑक्टाहेड्रल शेप्ड। और एसिड मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल में भी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ही होता है उसमें। तो मोनोक्लिनिक सल्फर देखो आप ऑब्टेन कैसे करते हो। इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। अल्फा सल्फर आपने ले लिया, उसको आप मेल्ट करवा लेते हो और फिर कूल डाउन करवाते हो। जब आप कूल डाउन करवाओगे, जो ऊपर वाली लेयर होगी वो सॉलिडिफाई करना शुरू कर देती है, एक क्रस्ट बन जाती है। अ थिन क्रस्ट इज फॉर्म्ड, और उस क्रस्ट में फिर आप दो होल्स बनाते हो और रिमेनिंग लिक्विड को पोर आउट करवाते हो। इस तरीके से करोगे। आपने डिश में यहाँ मोल्टन सल्फर ले लिया, जैसे आपने हॉट चॉकलेट ले लिया, वो मोल्टन फॉर्म में होगा। अब जब आप उसको ठंडा करने के लिए छोड़ते हो, सबसे पहले जो लेयर एयर के कांटेक्ट में होगी वो पहले ठंडी हो जाएगी, वो पहले सॉलिडिफाई हो जाएगी।
तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी अंदर की तरफ, जैसे आपका मोल्टन चॉकलेट पड़ा है, मोल्टन सल्फर पड़ा है। इस केस में आप क्या करते हो, इसको सॉलिडिफाई होने देते हो। जब पूरी लेयर ऊपर फॉर्म हो जाती है, सॉलिड लेयर फॉर्म हो जाती है, आप इसमें होल्स ऐसे बना देते हो। होल्स बना के जो अंदर वाला मोल्टन लिक्विड है उसको बाहर निकाल लोगे। द रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड आउट एंड ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, क्रस्ट को बिल्कुल सेपरेट कर देना है। और जो मोल्टन लिक्विड को जब आप सॉलिडिफाई कर लोगे, यू विल ऑब्टेन नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स जो कि बीटा सल्फर के होंगे। ठीक है, दोबारा से देखिए क्या किया है हमने। अल्फा सल्फर तो पहले प्रिपेयर कर लिया रोल सल्फर से, अब अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर प्रिपेयर करना है। तो अल्फा सल्फर को हमने मोल्टन फॉर्म में ले लिया, मोल्टन फॉर्म में लिया, उसको एक चाइना डिश में डाल दिया, सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ऊपर वाली लेयर सॉलिडिफाई हो जाएगी, एक पपड़ी सी जम जाएगी उस पर, तो 2 होल्स उसमें बनाने हैं और जो भी अंदर वाला लिक्विड है उसको बाहर पोर आउट कर लेना है। क्रस्ट साइड कर देनी है, बिल्कुल फेंक देनी है आपने। और जब रिमेनिंग लिक्विड को आप सॉलिडिफाई करवाओगे, यू विल ऑब्टेन नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स। ये बीटा सल्फर है। ठीक है, अब बीटा सल्फर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो अल्फा सल्फर होता था वो डार्क येलो रहता है, ये थोड़ा पेल येलो रहेगा इन कलर। मेल्टिंग पॉइंट इसका 393 केल्विन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कम है ऑर्थो सल्फर अल्फा सल्फर से, इसकी 2.06 थी। रोम्बिक सल्फर की, मोनोक्लिनिक की 1.98 है। फिर जो अल्फा सल्फर होता है वो भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल रहता है, ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल रहता है। कौन सा नहीं रहता वो हम बाद में देखेंगे। वो प्लास्टिक सल्फर होता है, वो एमॉर्फस फॉर्म है। ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। और ये लास्ट पॉइंट तो हमने देख ही लिया कि इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन। सिंपल है ये बिल्कुल। रोम्बिक सल्फर के साथ आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। वो डार्क येलो इन कलर है, ये पेल येलो इन कलर है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। वो 369 केल्विन के बिलो स्टेबल है, ये 369 केल्विन के अबव स्टेबल है। दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में रेडिली सॉल्युबल हैं। ठीक, अपने आप से नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपको। जब ये सॉलिडिफाई होगा ना, तो ये नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही सॉलिडिफाई होगा। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअल में जूम के चैट बॉक्स की है। जब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं तो ये लैग करना स्टार्ट कर देता है पूरा जूम। ठीक है, तो मिनिमलिस्टिक मैसेजेस करना मेरे को जूम पे, या नेक्स्ट सेशन से ना कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे इसका। आप व्हाट्सएप पे मेरे को या तो मैसेज कर दिया करना, या कुछ और प्लान करते हैं। चलो, ये हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर। देखो हमने कैसे ऑब्टेन किया है। हमने अल्फा सल्फर लिया, उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक डिश में डाल के बहुत ज़्यादा हीट कर लिया। रोम्बिक सल्फर जब मेल्ट कर गया, उसको हमने सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया, कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया। जब टॉप मोस्ट लेयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एयर वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, एक क्रस्ट बन जाएगी, एक पपड़ी सी बन जाएगी, इनर लेयर अभी भी मोल्टन फॉर्म में होंगी। आप इसमें 2 होल्स प्रिपेयर करोगे, ये 2 होल्स बना के आप सारा का सारा मोल्टन लिक्विड अंदर से निकाल लोगे। और जो मोल्टन लिक्विड को जब सॉलिडिफाई करवाओगे, यू विल ऑब्टेन नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। डिफरेंसेस आपको पता रहने चाहिए अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब सल्फर की ना और फॉर्म्स भी ऐसे सिंथेसाइज की गई हैं जिसमें कि 8 सल्फर एटम्स रिंग में प्रेजेंट नहीं होते, एनी नंबर ऑफ सल्फर एटम्स में भी प्रेजेंट। 6 भी हो सकते हैं, 6 से लेके 20 तक एनी नंबर ऑफ एटम्स में भी प्रेजेंट इन द रिंग। और ऐसे सल्फर सिंथेसाइज किए जा चुके हैं। जैसे एक साइक्लो S6 फॉर्म होती है जिसमें कि सल्फर जो रिंग बनाएगा उसमें 6 सल्फर एटम्स होंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन की रिंग्स नहीं बनती थी। आप साइक्लोहेक्सेन में कार्बन की 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाते थे ना इस तरीके की, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन इस साइक्लोहेक्सेन की क्या आती थी,
चेयर कॉन्फर्मेशन। ऐसे ही एक S6 फॉर्म है, जो S6 मॉलिक्यूल बनता है वो भी ऐसे चेयर कॉन्फर्मेशन एज्यूम कर लेता है विथ सल्फर एटम प्रेजेंट एट ईच ऑफ द वर्टेक्स। ये जैसे आपके एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हो ना तो ये चेन्स ओपन अप होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चेन्स मिलती हैं आपको। तो अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस जब आप इस सल्फर को कूल डाउन करवाते हो तो यू मे गेट दिस साइक्लो S6 फॉर्म, या आप प्लास्टिक सल्फर भी ऑब्टेन कर सकते हो। अब ये प्लास्टिक सल्फर क्या होता है, आप सल्फर लेते हो, जैसे रोल सल्फर आपने लिया, उसको मोल्टन फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया बहुत ज़्यादा हीट करके। अब उस मोल्टन सल्फर को आप एकदम से ठंडा कर देते हो। जब आप एकदम से ठंडा कर दोगे तो आपके पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बिल्कुल रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं आएगा। तो जो सॉलिड ऑब्टेन होगा दैट विल बी एमॉर्फस इन नेचर। उसको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। प्लास्टिक सल्फर को आप ऑब्टेन करते हो बाय द सडन कूलिंग ऑफ पोरिंग बॉइलिंग सल्फर इन अ थिन, ये कुछ गलत सा है, बाय पोरिंग बॉइलिंग सल्फर इनटू कोल्ड वाटर। बॉइलिंग सल्फर को आप पोर कर दोगे कोल्ड वाटर में और इस तरीके का आपको कुछ भी रैंडम अरेंजमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो आप सल्फर ऑब्टेन करोगे दिस इज प्लास्टिक सल्फर, और ये एमॉर्फस फॉर्म है, ये डार्क इन कलर रहती है और ये कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल है। अब क्योंकि ये एमॉर्फस फॉर्म है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। हमने ये देखा है ना, सॉलिड स्टेट में देखा था कि सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की ओवर टाइम। जैसे ग्लास था, वो भी एक एमॉर्फस सॉलिड था। तो जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, दे फ्लो ओवर टाइम, और उनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे जो सल्फर होता है वो S2 मॉलिक्यूल्स बनाने स्टार्ट कर देता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 1000 केल्विन। S2 इज द डोमिनेंट स्पीशी। जैसे O2 होता है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है, MO थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते थे। सिमिलरली S2 ऑल्सो कम्स आउट टू बी पैरामैग्नेटिक जस्ट लाइक O2। ठीक है, तो ये और सल्फर की फॉर्म्स हैं। मेनली प्लास्टिक सल्फर के बारे में इतने से पॉइंट्स ही आपको पता होने चाहिए कि प्लास्टिक सल्फर को ऑब्टेन कैसे किया जाएगा। आप सल्फर को बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे, अगर आप ग्रेजुअली ठंडा करोगे ना तो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मिलेंगी, अल्फ़ा और बीटा सल्फर्स मिलेंगे। अगर आप सडन कूलिंग कर दोगे तो आपको एमॉर्फस फॉर्म्स मिलेंगी। देखिए क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में क्या होता था, जो मॉलिक्यूल्स होते थे वो एक बहुत ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज्ड होते थे। तो जब आप ग्रेजुअल कूलिंग करते हो तो एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अपनी पोजीशन पे जाके फिट होंगे, एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। जब आप एकदम से ठंडा कर दोगे तो होगा क्या, सारे मॉलिक्यूल्स एकदम हैफजर्ड वे में जहाँ जगह मिलेगी वहाँ फिट हो जाएंगे, कोई वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं आने वाला। एमॉर्फस सब्सटेंसेस आप ऑब्टेन करते हो। ठीक है, और एमॉर्फस जो होगा वो सुपर कूल्ड भी होगा, सुपर कूल्ड लिक्विड आप उसको बोल सकते हो। और ये जो प्लास्टिक सल्फर ऑब्टेन किया जाएगा दिस विल बी डार्क इन कलर और इनसॉल्युबल रहता है कार्बन डाइसल्फाइड में, अनलाइक द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, अनलाइक द जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हमने पढ़ी थी अल्फा और बीटा सल्फर। एक सल्फर की ये साइक्लो S6 फॉर्म रहती है जिसमें कि सल्फर के एटम्स ऐसे चेयर टाइप कॉन्फर्मेशन में रहते हैं, जस्ट लाइक साइक्लोहेक्सेन। ये जो
S6 है या S2 है या प्लास्टिक सल्फर है, ये सब अलग अलग कंडीशन पे ऑब्टेन होता है, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे। ये भी देखो, प्लास्टिक सल्फर को आप कैसे ऑब्टेन करोगे। जैसे आपने मोल्टन सल्फर ले लिया, ये आपने कोल्ड वाटर लिया हुआ है, मोल्टन सल्फर की ऐसे थिन स्ट्रीम धीरे धीरे इसको पोर करना शुरू करोगे। तो जैसे ही ये कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा और ऐसे रैंडम सा अरेंजमेंट बना लेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि ऑन हीटिंग दीज एसिड रिंग्स स्टार्ट टू ब्रेक इनटू लीनियर चेन्स। तो प्लास्टिक सल्फर में ना ऐसी आपको लीनियर चेन्स ही मेनली देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल हैफेजर्ड वे में अरेंज्ड होंगी। एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस S6 फॉर्म भी बनाई जा सकती है, लैब में बनाई होगी सूटेबल कंडीशन में। कर लो ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जो साइक्लो S6 फॉर्म है वो चेयर कॉन्फर्मेशन है। नेक्स्ट क्लास भी लाइव ही होगी। सल्फर S6 फॉर्म, जो साइक्लो S6 फॉर्म है, एनसीईआरटी में देखो कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है, वो चेक करना पड़ेगा। इसको एंजेलिक सल्फर भी कहा जाता है, जो साइक्लो S6 फॉर्म है। हो गया ये। तो अब नेक्स्ट, अब कंपाउंड्स ऑफ सल्फर पे आते हैं। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स तो हमने देख ली, मेनली अल्फा और बीटा सल्फर है, जो कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर है। उसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशंस ऑफ सल्फर भी प्रिपेयर की गई हैं। तो उसमें भी मेनली प्लास्टिक सल्फर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे ऑब्टेन की जाती है। सल्फर को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप एकदम से कूल डाउन कर दोगे, आपके पास एमॉर्फस सॉलिड मिल जाएगा, जो कि आपका प्लास्टिक सल्फर है। फिर उसके बाद जो सल्फ़र को अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट कर दोगे तो S2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जो कि बिल्कुल O2 की तरह बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र पे। सल्फ़र का जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए दो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फ़र के। एक तो हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरा है H2SO4। तो आज सल्फ़र डाइऑक्साइड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में H2SO4 करेंगे। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड विच इज़ SO2, इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आप सल्फ़र को बर्न कर सकते हो। सल्फ़र को जब आप बर्न करोगे एयर में तो SO2 लिबरेट होगी। SO2 की बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल होती है। देखो, जब टायर्स को बर्न करते हैं बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल आती है। टायर्स में ना सल्फ़र ऐड किया जाता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर शायद आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर शायद पढ़ा होगा आपने जूनियर क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा तो वो पॉलीमर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। टायर्स में ना बहुत सारा सल्फर प्रेजेंट होता है। जब टायर्स को बर्न किया जाता है ना तो SO2 लिबरेट होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल है। अब आप SO2 को प्रिपेयर कर सकते हो इस तरीके से भी कि आपने सोडियम सल्फाइड लिया है, H2SO4 डाल दिया उसमें, डाइल्यूट H2SO4 ही काम कर जाएगा आपका। देखो, आउट ऑफ H2SO4 and H2SO3, H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड अपना सॉल्ट बनाएगा, वीकर एसिड डिस्प्लेस हो जाएगा। सोडियम बनाएगा सॉल्ट H2SO4 के साथ, Na2SO4 बनेगा, वीकर एसिड विच इज H2SO3। हल्का सा भी इसको हीट करोगे ना, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, दिस विल डीकम्पोज टू गिव यू वाटर एंड SO2। आसान तरीका है। या आप क्या कर सकते हो, जिंक सल्फाइड या आयरन पाइराइड, इनको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना स्टार्ट कर दो। जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, SO2 बन जाएगी, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन जाएगी प्लस SO2। ये आपने क्या करवाई है, दिस इज रोस्टिंग।
आप सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग करवाते थे। सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग पे आपको SO2 मिलती है, साथ में ऑक्साइड मिलता है। तो ये जिंक ब्लेंड ओर है। दिस इज आयरन पायराइट। आयरन पायराइट में भी आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो सल्फर है दैट फॉर्म्स S2 नेगेटिव। मैंने आपको पहले बताया था जब सल्फर की कैटनेशन पढ़ा रहा था कि सल्फर खुद के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है ना, तो ऐसे पॉलीसल्फाइड आयंस आपको मिल जाते हैं। तो ये SO2 को प्रिपेयर करने के तरीके हैं। पहले में हमने सल्फर को बर्न कर लिया है। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, एक सोडियम सल्फाइड H2SO3 का सॉल्ट ले लिया है और उसको स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। क्या बन गया हमारे पास, वीकर एसिड डिस्प्लेस हो गया है, जिसको कि हीट करने पे SO2 मिल जाएगी। डन। देखो जैसे अल्फा सल्फर आपके ऑक्टाहेड्रल शेप्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट एज्यूम करते हैं, तो हर एक वर्टेक्स पे क्या होगा, S8 मॉलिक्यूल होगा, सल्फर एटम नहीं होगा। दिस इज S8 मॉलिक्यूल। S8 मॉलिक्यूल्स अरेंज करके ऐसे ऑक्टाहेड्रल शेप्ड क्रिस्टल्स बनाएंगे। ये जो मैंने बड़ी सी रेड डॉट शो की है ना, दिस रिप्रेजेंट्स वन S8 मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका। नेक्स्ट करें। अब आपको पता है जो SO2 है दैट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि आप जब इसको पानी में डालोगे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट सल्फ्यूरस एसिड। या आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। ये बेस है, ये एसिड है। आपको सोडियम सल्फाइट मिलेगा प्लस वाटर। सोडियम सल्फेट नहीं बनेगा ये। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करो SO2 में कितनी है, इट विल कम आउट टू बी +4। तो ये कोई रिडॉक्स चेंज नहीं है। तो SO2 जब NaOH के साथ रिएक्ट SO2 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव यू Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। यही अगर हम SO2 को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम लाइम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। SO2 को जब लाइम वाटर से पास करवाया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है। लाइम वाटर क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सॉल्यूशन का कलर होगा ना, ये क्लियर होगा। जब आपने SO2 इसमें से पास करवाई, दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड। और ये वाइट कलर होता है इसका। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। और यही अगर आप इस गैस को एक्सेस में पास करवा दो, बहुत सारी SO2 को इसी मिल्की सॉल्यूशन से पास करवाओगे तो मिल्कीनेस फिर डिसअपियर हो जाएगी। That is because of the formation of calcium bisulfite which is soluble। कि बिल्कुल CO2 जैसा ही टेस्ट है ना। CO2 भी लाइम वाटर के साथ यही करता है, पहले मिल्की कर देगा। अगर बहुत सारा CO2 पास करवा दोगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो दोनों गैसेस को कैसे डिस्टिंग्विश करें,
अब जैसे आपके पास कोई गैस है, SO2 भी देखो होती तो कलरलेस है, CO2 भी कलरलेस है। मेरे पास एक गैस है, मेरे को नहीं पता कौन सी है, मैंने लाइम वाटर से पास करवाया, लाइम वाटर मिल्की हुआ, मैंने एक्सेस ऑफ गैस पास करवा दी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। अब गैस से मेरे को इतना पता लग जाएगा कि या तो ये CO2 है या SO2 है। अब दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, स्मेल कर लो। CO2 तो क्या होती है? ऑर्डरलेस होती है ना, कोई स्मेल नहीं होगी। वाइल SO2 की क्या रहती है? सफोकेटिंग स्मेल रहती है। या क्या करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में एक फ़िल्टर पेपर डिप करो और उस मॉइस्टेंड फ़िल्टर पेपर को आप SO2 के कांटेक्ट में लेके आओ। अगर तो फ़िल्टर पेपर पे ग्रीनिश सा कलर आ जाता है तो दिस मीन्स गैस आपकी SO2 थी। ठीक है, अब रिएक्शन ये क्या होगा वो भी देखते हैं। पहले ये नोट कर लो, पिछली वाली स्लाइड वाला रह तो नहीं गया नोट करना? रिएक्शंस कर ली थी नोट? हाँ, मैं अभी सारे पॉइंट्स बताता हूँ। तो CO2 and SO2 both give the same observations. डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप SO2 की स्मेल से। या अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है आपने तो फिर आप यूज़ करो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। K2Cr2O7 सॉल्यूशन से SO2 गैस को पास करवा दो, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कई बार हमने पहले भी यूज़ किया है। क्रोमियम +6 में है, क्रोमियम +6 से +3 में चला जाता है, और +3 में क्रोमियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोमियम सल्फेट, साथ में मिलेगा K2SO4, साथ में मिलेगा वाटर। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन रहता है, दिस विल टर्न ग्रीन। हाँ, SO2 KMnO4 को भी डीकलराइज कर देगी। तो ऐसे करते हैं, ये रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स ना आप खुद सोच के आओगे, फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।